केपी3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 8 मौसम यंत्र मानचित्र तथा चार्ट वेदर इंस्ट्रूमेंट्स मैप एंड चार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके परिचय में देखेंगे कि जलवायु या मौसम हमारे जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों पर सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं। अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम, जबकि दीर्घकालीन मौसम दशाओं को जलवायु कहना उचित होगा। प्रायः देखने में आता है कि प्रतिदिन तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा मेघ दशा आदि मौसम के तत्वों में परिवर्तन आता रहता है और इस प्रकार से विश्व भर में स्थापित मौसम केंद्रों, वेधशालाओं से प्राप्त मौसम संबंधी विवरणों के आधार पर मौसम चार्ट और मानचित्र बनाए जाते हैं। किसी स्थान विशेष के मौसम को ऋतु संकेतों के माध्यम से प्रकाशित मानचित्र को मौसम मानचित्र कहा जाता है। ये मौसम मानचित्र आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा मौसम की भविष्यवाणी करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से मौसम का पूर्वानुमान कृषकों, नाविकों, व्यापारियों तथा वायुयान उड़ाने के लिए बड़ा हितकर होता है। किसी निश्चित क्षेत्र के आगामी 12 से 48 घंटों की मौसमी दशाओं की तर्कसंगत दशाओं का पूर्वानुमान ही मौसम की भविष्यवाणी कहलाती है। और इस प्रकार से भारत में मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय उस समय कोलकाता में था, जिसे अब नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है। अब प्रतिदिन समाचार पत्रों में तथा दूरदर्शन से मौसम का हाल प्रसारित होता है। आगे है मौसम प्रेक्षण। आइए देखते हैं। विश्व भर में मौसम प्रेक्षण की सुनिश्चित व्यवस्था की हुई है। इस व्यवस्था के निम्न 3 स्तर हैं, जिसमें पहला है धरातलीय वेधशालाएं, नेक्स्ट है उपरितन वायु वेधशालाएं तथा नेक्स्ट है अंतरिक्ष स्थित प्रेक्षण प्लेटफार्म। और इस प्रकार से इस समस्त व्यवस्था का संचालन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्था विश्व मौसम विज्ञान संस्थान WMO द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे धरातलीय वेधशालाएं। विविध स्थानों पर स्थापित धरातलीय वेधशालाओं में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, मेघ, पवन तथा वर्षा नापने के यंत्र होते हैं, जबकि कुछ अन्य विशेष वेधशालाओं में विकिरण, ओजोन, वायुमंडलीय सूक्ष्म गैस, प्रदूषण तथा वायुमंडलीय विद्युत दशाओं का अभिलेखन होता है। ये विवरण विश्व भर की वेधशालाओं में प्रतिदिन एक निश्चित समय पर लिए जाते हैं। समय का निर्धारण विश्व मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाता है। इन वेधशालाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यंत्रों का प्रयोग हम लोग देखेंगे। भारत की वेधशालाओं को उनके यंत्रों तथा प्रतिदिन लिए गए प्रेक्षणों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। इतना सर्वोच्च वर्ग 1 की वेधशालाओं का है। इनमें विशिष्ट यंत्र लगाए गए हैं और इस प्रकार से इनमें निम्नवत यंत्रों की स्थापना की गई है। इसमें का है अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी, खा है पवन वेग मापी तथा वात दिग्दर्शी, और नेक्स्ट है शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी, नेक्स्ट है वर्षा मापी और आगे है वायु दाब मापी। और इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में इन वेधशालाओं में अवलोकन 8 प्रेक्षण घंटों
00, 03, 06, 09 और उसके बाद 12, 15, 18, 21 ग्रीनविच माध्य समय पर होता है। कुछ विशेष वेधशालाएं दिन के समय सीमित संख्या में दैनिक ऊपरी वायु प्रेक्षण भी लेती हैं। आगे हम लोग देखेंगे अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण। मौसम उपग्रहों द्वारा मौसम के विभिन्न तत्वों का प्रेक्षण वायुमंडल की ऊपरी परतों में व्यापक रूप से किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट तापमान, मेघावरण, पवन तथा मौसमी घटनाओं का महत्वपूर्ण प्रेक्षण कराता है। आगे है मौसम यंत्र। आइए देखते हैं। वेधशालाओं में मौसम संबंधी विवरण तथा घटनाओं के मापन हेतु निम्नलिखित मौसम यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। तापमापी या थर्मामीटर। वायुमंडल का ताप मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। यह शीशे की एक नली होती है जिसमें पारा भरकर ऊपरी सिरे को धातु के बल्ब से बंद कर दिया जाता है। इसे भीतर से वायु रिक्त किया जाता है। तापमापी का बल्ब जैसे ही ताप के संपर्क में आता है, पारा ऊपर चढ़कर तापमान की मात्रा का ज्ञान करा देता है। तापमान फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस सेंटीग्रेड में मापा जाता है और इस प्रकार से पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात 100 सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता जबकि 0 सेंटीग्रेड पर वह जम जाता है। ताप मापी यंत्र निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूनतम तथा अधिकतम ताप मापी या कह लीजिए मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर। वायुमंडल का तापमान न्यूनतम तथा अधिकतम ताप मापी द्वारा मापा जाता है। यह 24 घंटे का न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान प्रकट करता है। इस यंत्र का आकार यूं नली की भांति होता है। इसके एक सिरे पर प्रसारित बल्ब होता है। इसके निचले भाग में पारा तथा ऊपरी भाग में अल्कोहल भरा होता है। इसकी एक भुजा का ऊपरी भाग थोड़ा रिक्त रखा जाता है ताकि फैलने पर उसमें अल्कोहल चला जाए। पारे के ऊपर दोनों भुजाओं में इस्पात के संकेतक होते हैं। यूं नली की दोनों भुजाओं पर अंक लिखे होते हैं। बाईं भुजा पर न्यूनतम तापमान पढ़ने के लिए ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा नीचे 65 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता है और इस प्रकार से 24 घंटे में जब भी तापमान न्यूनतम तथा अधिकतम होते हैं, संकेतक खिसक जाते हैं। तापमानों को पढ़ने के पश्चात संकेतकों को चुंबक की सहायता से मूल स्थान पर लाकर छोड़ देना चाहिए। जब न्यूनतम तथा उच्चतम तापमापी की भुजाएं एक साथ जुड़ी होती हैं तो उसे 6 का तापमापी कहते हैं। जब न्यूनतम तथा उच्चतम तापमापी पृथक पृथक भुजाओं के रूप में होते हैं तो उसे रूथरफोर्ड का तापमापी कहते हैं। वायुमंडल का तापमान सेंटीग्रेड या सेल्सियस में प्रकट किया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये न्यूनतम एवं अधिकतम तापमापी का। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी या कह लीजिए ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर। ठीक, और इसका चित्र भी सामने बना हुआ है और चित्र के माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं आसानी से। ठीक, आइए देखते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता पाई जाती है, अतः वायु में विद्यमान आर्द्रता को मापने के लिए शुष्क आर्द्र
बल्ब तापमापी का प्रयोग किया जाता है। इन थर्मामीटरों को लकड़ी के तख्ते पर लगाकर ऊपर से शीशे द्वारा कवर कर दिया जाता है। शुष्क तापमापी का बल्ब वायु में खुला रहता है, जबकि आर्द्र तापमापी का बल्ब गीले मलमल के कपड़े में लिपटा रहता है। इसके एक सिरे को आसुत जल से भरे छोटे बर्तन में डुबाए रखकर निरंतर गीला बनाए रखते हैं। आर्द्र बल्ब से वाष्पीकरण होने पर इसका तापमान घट जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि इस तापमापी का शुष्क बल्ब का पाठ्यांक वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से प्रभावित नहीं होता है। हाँ, आर्द्र बल्ब के पाठ्यांक में अंतर अवश्य आ जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा पर निर्भर करती है। वायु में जितनी अधिक आर्द्रता होगी, वाष्पीकरण की दर उतनी ही नीची रहेगी। वायु के शुष्क होने पर आर्द्र बल्ब की सतह से वाष्पीकरण तीव्रता से होता है, जो इसके तापमापी को घटाकर पाठ्यांक के अंतर को बढ़ा देता है। आर्द्र एवं शुष्क बल्ब का पाठ्यांक आर्द्रता की सापेक्ष मात्रा को निर्धारित करता है। इसमें अंतर जितना अधिक होगा, वायु उतनी ही अधिक शुष्क होगी। आइए देखते हैं, ये चित्र है और चित्र के माध्यम से शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी के बारे में बताया गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है 24 घंटे का सबसे कम तापमान, न्यूनतम तापमान तथा सबसे अधिक तापमान उच्चतम तापमान कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मानचित्रों में तापमान का वितरण समताप रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। समताप तापमान रखने वाले स्थानों को, या कह लीजिए समताप, समान तापमान रखने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समताप दर्शक रेखा कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट है क्या है दैनिक ताप परिसर। आइए देखते हैं दैनिक ताप परिसर क्या होता है। किसी दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर दैनिक परिसर कहलाता है। और आगे है औसत दैनिक तापमान। आइए देखते हैं कि औसत दैनिक तापमान क्या होता है। प्रातः 7 बजे, दोपहर 2 बजे और रात्रि 9 बजे के तापमान को जोड़कर उसे 3 से भाग देने पर औसत दैनिक तापमान ज्ञात होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र जल से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट रोगी का तापमान नापने के लिए फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें वायुमंडल का तापमान नहीं नापा जा सकता। अभी हम लोगों ने जो भी देखा इस घेरे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोगों ने जाना। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे वायु दाब मापी यंत्र, जिसे बैरोमीटर भी कहा जाता है। आइए देखते हैं। वायु में भार होता है, अतः वह दबाव डालती है। वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर जो भार पड़ता है उसे वायु दाब कहा जाता है। वायुमंडल में वायु का दबाव बैरोमीटर या वायु दाब मापी यंत्र द्वारा नापा जाता है। वायु दाब मापी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है फॉर्टीन बैरोमीटर। इस वायु दाब मापी का निर्माण फॉर्टीन द्वारा किया गया था। यह 1 मीटर लंबी तथा 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कांच की नली का बना होता है। इस नली का ऊपरी सिरा बंद तथा निचला पारे से भरी प्याली में डूबा रहता है। प्याली के निचले भाग में छिद्रयुक्त चमड़े की एक थैली लगी होती है।
छिद्रयुक्त थैली से वायु प्रवेश करती है। चमड़े की थैली के तल में एक पेच लगा होता है जिसे घुमाकर प्याले के तल को ऊपर नीचे किया जा सकता है। छिद्रयुक्त चमड़े के ढक्कन से होकर वायु पारे की सतह पर दबाव डालती है। प्याली के ऊपरी भाग पर हाथी दांत का संकेत होता है और बैरोमीटर को पीतल के केस में सुरक्षित रखा जाता है। आप देख सकते हैं ये दोनों बैरोमीटर यहाँ पर है। आ है 14 बैरोमीटर और उसके नीचे है बा एनीरॉयड बैरोमीटर। तो चित्र के माध्यम से हम लोग इसे समझ रहे हैं। आइए देखते हैं। बैरोमीटर को पीतल के केस में सुरक्षित रखा जाता है। पीतल के केस में ऊपर कटे हुए भाग में पारे का तल पढ़ा जाता है। नली पर सेंटीमीटर में अंक अंकित होते हैं। इसमें एक वर्नियर मापक भी होता है। सुरक्षा की दृष्टि से इस वायु दाब मापी को दीवार पर लटका दिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एनीरॉयड बैरोमीटर। आइए देखते हैं एनीरॉयड बैरोमीटर। इस बैरोमीटर में पारा प्रयोग में नहीं लाया जाता, अतः इसे निद्रव मापी भी कहा जाता है। इसका आकार जेब घड़ी की भांति होता है। यह धातु का डिब्बा होता है जिसे वायु रहित कर दिया जाता है। इसके भीतर स्प्रिंग से सुइयां जुड़ी होती हैं। ऊपर डायल पर अंक लिखे होते हैं। वायु का दबाव पड़ने पर सुइयां घूमती हैं तथा वायु दाब प्रकट करती हैं। सुई जिस संख्या पर होती है उसे पढ़कर वायु दाब ज्ञात कर लिया जाता है। इस बैरोमीटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापूर्वक ले जाया जा सकता है। और आगे हम लोग देखेंगे बैरोमीटर के उपयोग। आइए देखते हैं। बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसमें पहला है मौसम का पूर्वानुमान। बैरोमीटर आगे आने वाले समय के मौसम का पूर्वानुमान करा देता है। वायुदाब का कम होना वर्षा की संभावना व्यक्त करता है तथा वायुदाब का बढ़ना शुष्क मौसम का द्योतक होता है। आगे है नेक्स्ट समुद्र तल से ऊंचाई का ज्ञान। बैरोमीटर से किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात हो जाती है। सामान्यतः 270 मीटर की ऊंचाई पर 24 मिली बार वायुदाब घट जाता है और इस प्रकार से वायुदाब के घटने का आकलन करके उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। और आगे है नेक्स्ट आंधी तूफान का ज्ञान। बैरोमीटर में पारा शीघ्रता से गिरना आंधी या तूफान का द्योतक होता है और निम्न भार क्षेत्र की और निकटवर्ती क्षेत्रों से तेज हवाएं चलकर तूफान उत्पन्न कर देती हैं। और आगे है चौथा तापमान का सामान्य ज्ञान। वायुदाब का घटना उच्च तापमान तथा वायुदाब का बढ़ना निम्न तापमान का द्योतक होता है। आइए देखते हैं ये वायुदाब का प्रदर्शन है और इसमें देखते हैं चक्रवात है, ये प्रतिचक्रवात है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि चक्रवात उन चक्करदार हवाओं को कहते हैं जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब बाहर उच्च वायुदाब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। और आगे है नेक्स्ट है प्रतिचक्रवात, जिसे एंटी साइक्लोन कहते हैं। प्रतिचक्रवात वह चक्रवात होते हैं जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब बाहर की तरफ निम्न वायुदाब और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वायुदाब का प्रदर्शन। आइए देखते हैं। तापमान तथा वायुदाब में उल्टा संबंध पाया जाता है, अर्थात तापमान अधिक तो वायुदाब कम तथा तापमान कम तो वायुदाब अधिक, क्योंकि हवा गर्म होकर
कम दबाव डालती है, जबकि ठंडी हवा भारी होने के कारण अधिक दबाव डालती है। पवन संचार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। आगे हम लोग देखेंगे वर्षा मापी यंत्र। आइए देखते हैं वर्षा मापी यंत्र, जिसे अंग्रेजी में रेन गेज भी कहा जाता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। वर्षा की मात्रा नापने के लिए वर्षा मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये दाहिनी तरफ वर्षा मापी यंत्र का चित्र बना हुआ है और अच्छी तरीके से बना करके ये समझाया गया है। ठीक, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। वर्षा मापी धातु का बना एक बेलनाकार डिब्बा होता है। इसके मुंह पर एक कीप लगी होती है। वर्षा का जल कीप की नोक के नीचे रखे बर्तन में एकत्र होता रहता है। वर्षा के समय यह यंत्र खुले स्थान में 1 मीटर ऊंचे स्टैंड पर रख दिया जाता है। वर्षा समाप्त हो जाने पर कीप खोलकर बर्तन निकाल लेते हैं तथा जल को नपना गिलास में डालकर नाप लेते हैं। वर्ष जल की नाप मिलीमीटर या सेंटीमीटर में की जाती है। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसे भी समझ लेते हैं। इसमें पहला है समुद्र तल पर सामान्य दशाओं में औसत वायुदाब 760 मिलीमीटर या 1013 मिलीबार होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है बार वायुदाब प्रकट करने की इकाई है। और तीसरा है सामान्य दाब रेखाएं या आइसोबार्स मानचित्रों में समान वायुदाब वाले स्थानों को प्रकट करती हैं। इन्हें काल्पनिक रूप से बनाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे स्टीवेंसन स्क्रीन। आइए देखते हैं, ये चित्र भी है उसका। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टीवेंसन स्क्रीन का उपयोग ताप मापियों को वर्षण एवं सूर्य की सीधी किरणों से बचाने के लिए किया जाता है। वायु इसके चारों ओर सुगमता से घूम सकती है। यह लकड़ी का बना होता है जिसके किनारे झरोखेदार होते हैं, जिससे वायु का सुगमता से प्रवेश हो सके। विकिरण को परावर्तित करने के लिए इसे श्वेत रंग से रंगा जाता है। इसके 4 पैर होते हैं तथा सतह से इसकी ऊंचाई 3 फीट या 6 इंच होती है। कंपन से बचाने के लिए इसके पैरों को काफ़ी दृढ़ बनाकर इन्हें भूमि में गाड़ दिया जाता है। सामने वाले फलक को तल में लगाकर उससे एक दरवाजे का काम लिया जाता है और इस प्रकार से जिससे तापमापी का पठन एवं अनुरक्षण किया जाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पारे को भी परावर्तित करती हैं। स्टीवेंसन स्क्रीन का उद्देश्य एक समान तापमान वाला बाड़ा बनाना है जो बाहर की वायु का तापमान दर्शाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे पवन वेग मापी। आइए देखते हैं पवन वेग मापी, जिसे एनेमोमीटर भी कहा जाता है और इसके सामने उसका चित्र भी बना हुआ है। पवन वेग मापी यंत्र, इसे भी देख लेते हैं कि पवन वेग मापी यंत्र किस प्रकार का होता है। ठीक, आइए देखते हैं पवन वेग मापी या एनेमोमीटर। वायु की गति या वेग नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे पवन वेग मापी कहते हैं। इस यंत्र में छड़ के सहारे ऊंचाई पर 4 भुजाओं में 4 कटे हुए कटोरे लगे होते हैं। कटोरों की छड़ का संबंध नीचे लगे डायल से होता है। कटोरों में वायु भरने से ये तेजी के साथ घूमने लगते हैं। कटोरों के चक्रों की गणना डायल पर आ जाती है। डायल को पकड़कर वायु की गति का ज्ञान
कर लिया जाता है। वायु की गति प्रति घंटा अंकित की जाती है। ऊंचाई के साथ साथ वायु का वेग नापा जाता है, उसे भी अंकित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से सामान्यतः 33 फीट की ऊंचाई पर वायु का वेग ज्ञात किया जाता है। यह यंत्र भवन के ऊपरी भागों या मीनारों की ऊपरी चोटियों पर लगाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है पवन दिक्सूचक या कह लीजिए विंड वेन। पवन दिक्सूचक हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे विंड वेन कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। पवन के चलने की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे पवन दिक्सूचक कहते हैं। इस यंत्र में एक छड़ पर तीर या मुर्गा लगा होता है। इसके नीचे 4 छड़ों में दिशाओं के नाम अंकित कर दिए जाते हैं। वायु चलने की दिशा के साथ तीर या मुर्गा घूम जाता है। तीर का सिरा या मुर्गे की चोंच वायु की दिशा को प्रकट करती है। पश्चिम से पूर्व बहने वाली हवा को पछुआ तथा पूर्व से पश्चिम बहने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं। जिस ओर तीर की नोक होती है उधर से पवन आती है तथा पूंछ की ओर जाती है। मुर्गे के चित्र से बना पवन दिक्सूचक यंत्र वेदर का कहलाता है। ठीक, ये चित्र आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मौसम मानचित्र या वेदर मैप्स। आइए देखते हैं। मानचित्रों पर ऋतु चिन्हों द्वारा मौसम के तत्वों का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार के विवरण युक्त मानचित्र मौसम मानचित्र कहलाते हैं। मौसम मानचित्र की परिभाषा सामान्य शब्दों में इस प्रकार दी जा सकती है। मौसम मानचित्र उन मानचित्रों को कहा जाता है जिनमें किसी क्षेत्र के एक विशेष समय के तापमान, वायुदाब, पवन संचार, मेघ दशा तथा वर्षा आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मौसम मानचित्र को निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें पहला है मौसम मानचित्र वह है जिसमें किसी स्थान विशेष के दिन के किसी समय का मौसम ऋतु चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और आगे है नेक्स्ट, वेधशालाओं से प्राप्त सूचनाओं द्वारा निश्चित समय पर ऋतु संबंधी दशाओं के विवरण के आधार पर प्रकाशित मानचित्रों को मौसम मानचित्र कहा जाता है। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इस प्रकार से मौसम मानचित्रों में वायुदाब, वायु की दिशा, आर्द्रता, बादलों की उपस्थिति तथा तापमान संबंधी दशाओं का चित्रण किया जाता है। मौसम मानचित्रों में मौसम संबंधी दशाओं के विवरण प्रातः 8:30 बजे अथवा सायं 5:30 बजे प्रकाशित किए जाते हैं। वेधशालाएँ प्रातः 8:30 बजे तथा सायं 5:30 बजे के मौसम संबंधी आंकड़े केंद्रीय कार्यालयों को सुनिश्चित प्रणाली कोड द्वारा भेजती है। और इस प्रकार से इन्हीं विवरणों तथा अभिलेखों के आधार पर मौसम मानचित्र प्रकाशित किए जाते हैं। अतः मौसमी मानचित्र पृथ्वी के किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी घटनाओं का समतल कागज पर प्रदर्शन है। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि 1688 ईस्वी में एडमंड हिलेरी ने 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण तक के लिए मौसम मानचित्र तैयार किया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नियमित रूप से मौसम मानचित्रों और मौसम चार्टों का प्रकाशन कराता है। मौसम वेधशालाएँ पूरे महाराष्ट्र स्थित केंद्रीय वेधशाला को दिन में 2 बार मौसम संबंधी आंकड़े प्रेषित करती है। और इस प्रकार से आगे देखेंगे कि भारत ने अंटार्कटिका में मौसम वेधशाला की स्थापना की है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महासागरीय अभियान संचालित करने तथा रॉकेट एवं मौसम उपग्रहों के छोड़े जाने से मौसम पूर्वानुमान एवं प्रेक्षण के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है।
और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है मौसम चार्ट। आइए देखते हैं मौसम चार्ट या वेदर चार्ट। वेधशालाओं से प्राप्त मौसम विज्ञान विभाग आंकड़ों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें मौसम चार्ट कहा जाता है। ये चार्ट कोडिंग करके बनाए जाते हैं जिससे कम स्थान में चार्ट में अधिक सूचनाएं दी जा सकें। मौसम की भविष्यवाणी में इनका प्रयोग होने से इन्हें मौसम पूर्वानुमान के प्राथमिक यंत्र कहा जाता है। इन चार्टों में वायु राशियों, वायु दाब यंत्रों व ताग्रों तथा वर्षण के क्षेत्रों की अवस्थिति जानने एवं पहचानने में प्रयुक्त किया जाता है। मौसम चार्ट भी मौसम मानचित्रों के समान उपयोगी होते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मौसम प्रतीक, वेदर सिंबल। आइए देखते हैं वेधशालाओं से प्राप्त मौसम संबंधी विभिन्न तथ्यों और आंकड़ों को मानचित्रों के जिन स्वीकृत चिन्हों और संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें मौसम प्रतीक चिन्ह कहते हैं। विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान संस्थान तथा राष्ट्रीय मौसम ब्यूरो द्वारा मानक बनाए गए मौसम प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं मौसम संकेत, ये मौसम प्रतीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन वार्सा द्वारा 1935 में इस प्रकार से इसको स्वीकार किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे जलवायु आंकड़ों का मानचित्रण। आइए देखते हैं मानचित्र बनाना। जलवायु के विविध आंकड़ों को मान्य रेखा प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इनमें सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली समदूरी की रेखाएं हैं जिन्हें मानचित्रों में समान रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है। ये रेखाएं ऐसे स्थानों को मिलाती हैं जिनके तापमान, वर्षा, वायुदाब, सूर्य प्रकाश, मेघ आदि के औसत मान होते हैं। प्रायः मानचित्रण हेतु निम्न रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें का है समदाब रेखा। मानचित्रों में समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। और नेक्स्ट है खास समताप रेखाएं। मानचित्रों में समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। और नेक्स्ट है समवर्षा रेखाएं। मानचित्रों में दिए गए समान औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। और नेक्स्ट है आइसोहेल, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो। आगे है सममेघ रेखाएं। आइए देखते हैं समान औसत मेघावरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और इस प्रकार से आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मौसम मानचित्र का निर्वचन। आइए देखते हैं विविध सूचनाओं, संकेतों और रेखाओं के आधार पर मौसम मानचित्रों का विश्लेषण मौसम मानचित्र निर्वचन कहलाता है। हम मौसम मानचित्र में दर्शाए गए मौसमी दशाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना ही मौसम निर्वचन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें निम्न बातों को जाना जाता है। इसमें पहला है निम्न तथा उच्च वायु दाब केंद्र के क्षेत्र। और नेक्स्ट है बादल रहित तथा बादलों से घिरा क्षेत्र। नेक्स्ट है पवनों की दिशा तथा गति। आगे है उच्चतम तथा निम्नतम तापमान के क्षेत्र। नेक्स्ट है मौसम की सामान्य एवं विशेष दशाएं। आगे है गर्मियों और सर्दियों के मौसम का विशेष ज्ञान। और आगे है महासागरीय दशाएं, शांत, प्रक्षुब्ध, सामान्य और तरंगित। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेतों का ज्ञान। आगे है मौसम का पूर्वानुमान लगाना। और नेक्स्ट है क्षेत्र विशेष अथवा देश की 12 से 48 घंटे की निश्चित मौसमी दशाओं की भविष्यवाणी का ज्ञान। और आगे है मौसम मानचित्रों का गहन अध्ययन करके मौसम मानचित्र की एक विश्लेषणात्मक आख्या प्रस्तुत करना। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मौसम मानचित्रों की अध्ययन पद्धति। आइए देखते हैं मौसम मानचित्रों की अध्ययन पद्धति। मौसम मानचित्रों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मौसमी चिन्हों तथा संकेताक्षरों को अच्छी प्रकार समझने के बाद भारतीय दैनिक मौसम का निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर अध्ययन करना चाहिए,
जिसमें पहला है प्रारंभिक परिचय। आगे नेक्स्ट है वायु दाब की स्थिति। आगे नेक्स्ट है वायु की दिशा तथा गति। और आगे है आकाश में मेघों की दिशा। आगे हम लोग देखेंगे। आगे है पांचवा वर्षा की मात्रा तथा प्रकार। आगे है समुद्र की दशाएं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है अन्य मौसमी दशाएं। नेक्स्ट तापमान का सामान्य तापमान से विचलन। ये नेक्स्ट है भविष्यवाणी। आगे हम लोग देखेंगे जनवरी के मौसम मानचित्र का अध्ययन एवं विवरण लिखना। आइए देखते हैं। पहला है प्रारंभिक परिचय देखेंगे। नेक्स्ट है वायु दाब का वितरण। और आगे है नेक्स्ट वायु की दिशा तथा गति। नेक्स्ट है आकाश में मेघों की दशा। पांचवा है वर्षा की मात्रा तथा प्रकार। आगे है समुद्र की दशा। नेक्स्ट है अन्य मौसमी दशाएं। ये नेक्स्ट है तापमान का सामान्य से विचलन। आगे है भविष्यवाणी। आगे ये मानचित्र है, ठीक, जनवरी महीने का भारतीय मौसम मानचित्र, जिसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 8 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।